देश का पहला चैनल। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन में किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त करेंगे जारी। स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा कृषि सखी महिलाओं को बांटेंगे प्रमाण पत्र प्रदान। योग दिवस के 10वें संस्करण का मुख्य आयोजन श्रीनगर में होगा आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वयं और समाज के लिए योग होगा कार्यक्रम की मुख्य थीम। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर भाजपा की केंद्रीय टीम का दौरा जारी। दक्षिणी 24 परगना के अमताला में केंद्रीय टीम ने पीड़ितों से की मुलाकात। पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज के लिए लू का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 5 दिन तक भारी बारिश की जताई आशंका। भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ रहा है लगातार भरोसा। फिच रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर किया 7.2%। और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप में ग्रुप दौर के मुकाबले हुए खत्म। कल से शुरू होगा सुपर 8 का रोमांच। पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना अमेरिका से। भारतीय टीम 20 जून को करेगी सुपर 8 से आगाज। और आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं योग की। तो 21 जून को मनाए जाने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन श्रीनगर में होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दी। उन्होंने बताया कि शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि इस बार के योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग है। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नियमित योग करने के मिलने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी और सभी से योग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। एनडीए सरकार ने योग को बढ़ावा देने का काम किया है। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने योग को न केवल एक समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, बल्कि पूरी दुनिया में योग को जनमानस की जीवन शैली में शामिल करने का काम किया है। योग जीवन को एक गहन अनुशासन प्रदान करने के साथ साथ दैनिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है। नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलने के साथ ही हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने अवसर भी प्राप्त होता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को योग के प्रति लगातार जागरूक करते रहते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। ऐसे में इससे पहले पीएम अपनी सोशल मीडिया पर रोजाना अलग अलग योग आसनों के वीडियो साझा कर रहे हैं। आज पीएम ने उष्ट्रासन का वीडियो साझा किया और आपको बता दें कि उष्ट्रासन पीठ और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये रक्त संचार को बेहतर बनाने के साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। उष्ट्रासन। उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऊंट। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति ऊंट के पीठ के उठे हुए हिस्से की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखते हुए शरीर को सर से पांव तक सीधा रखिए। अब हम धीरे धीरे वज्रासन से अर्ध उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप आहिस्ता से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि आपकी उंगलियां जमीन की ओर हों। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी एवं कंधे समानांतर हों और आपकी जांघें जमीन से बराबर 90 डिग्री पर हों। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी रीढ़ के निचले हिस्से की ओर से पीछे की ओर झुकें। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। इस आसन को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। अब हम अर्ध उष्ट्रासन से उष्ट्रासन की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़े। ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। उष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये आसन सर और सीने में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इस आसन को करने से दृष्टि में सुधार होता है। ये पेट और कूल्हों की चर्बी घटाने में मदद करता है। यदि आपको हर्निया, चक्कर या गठिया की शिकायत हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के रोगी ये आसन ना करें। अगर आपके पेट में चोट लगी हो या आप गर्भवती हो तो भी ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड इस आसन में रहने के बाद अब आप एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपनी गर्दन को सामान्य करते हुए अपनी कमर को सीधा करें और वापस अपनी एड़ियों पर बैठते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। और अब वज्रासन में ही सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। उष्ट्रासन को नियमित रूप से करने पर आप कब्ज, जो कि शरीर के कई अन्य रोगों का कारण होता है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाकर एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है
जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पर शीर्ष अदालत में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को कहीं भूल नहीं सकते। इस दौरान अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा कि परीक्षा संचालित करने वाली एक एजेंसी के तौर पर उसे निष्पक्ष होना ही चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। कम से कम इससे लोगों का विश्वास बनेगा। नीट प्रश्न पत्र आउट मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मामले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश भी दिए जा चुके हैं। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई आज नीट परीक्षा मामले में कार्रवाई कर रही है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई को जांच में पटना से कई अहम सबूत भी बरामद हुए हैं। अपराध इकाई को जांच के दौरान पटना की एक कॉलोनी में एक किराए के मकान से विभिन्न बैंकों के दर्जन भर एटीएम कार्ड और पासबुक मिली हैं। कार्रवाई में 4 परीक्षार्थियों से पूछताछ भी शामिल है। पटना में चल रही इस पूछताछ से पहले बिहार पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही ये टीम आज दिल्ली भी रवाना हो सकती है। यहां आकर ये टीम एनटीए के अधिकारियों से पटना में जले हुए प्रश्न पत्र जैसे और भी कई अहम सबूत मांगेगी। दरअसल कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र आर्थिक अपराध इकाई को नहीं दिए गए। इसके बाद इकाई ने फैसला लिया कि एक विशेष टीम को दिल्ली भेजा जाएगा। आपको बता दें कि नीट परीक्षा धांधली मामले की जांच आर्थिक अपराध कर रही है। पूरे मामले का खुलासा पटना पुलिस ने किया था। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट की वजह से कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से पानी छोड़े जाने को लेकर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या वाकई में हरियाणा से दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा? क्या है मुनक नहर की वास्तविकता? इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित हरवेली गांव का, जहां से मुनक नहर का पानी दिल्ली में आता है। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों जल संकट से जूझ रही है। जल संकट के लिए जिम्मेदार हरियाणा को भी बताया जा रहा है, लेकिन क्या है वास्तविक स्थिति, इसका जायजा लेने हम खुद पहुंचे हैं मुनक नहर पर। और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही मुनक नहर है जिस पर दिल्ली सरकार ने सवाल उठाए हुए थे कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये मुनक नहर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और ये पूरा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। हम इस पुलिया पर मौजूद हैं और इस पुलिया से आप मेरे दाहिनी ओर देखेंगे तो ये जो रास्ता है दिल्ली की तरफ जा रहा है और दिल्ली की तरफ ये पूरा पानी जा रहा है। आप इसके किनारों को भी देख सकते हैं किस तरह से पानी पूरा भरा हुआ है। पर्याप्त मात्रा में हरियाणा की तरफ से पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के अंदर पानी की कमी क्यों हो रही है, जब मुनक नहर के अंदर दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है। तो क्या स्टोर की कमी हो रही है या कोई अन्य वजह है? क्या जो जल प्रबंधन है वो सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को जूझना पड़ रहा है पानी की एक एक बूंद के लिए? हरियाणा की मुनक नहर से दिल्ली के अंदर आ रहे पानी में क्या कभी गिरावट देखने को मिली है या किस तरह का रहा है इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हरेवली गांव से समय राम जी। सर, किस तरह देखते हैं मुनक नहर के पानी को? इसको पानी तो पहले से अभी ये बढ़ा हुआ है, जैसे पानी पहले था उससे 2-4 इंच बढ़ा हुआ है, कम नहीं हुआ है।
और पिछली जो एक नहर और है साथ में, उसमें भी 1-1.5 फुट पानी बढ़ा हुआ है। पानी में कोई कमी नहीं है। वो आगे जो भी सरकार है वो जिस तरीके से चला रही है वो जाने। अब दिल्ली के कई इलाकों में तो जो लोग हैं वो केवल टैंकर के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो रखे हैं। जब टैंकर आता है तो वो पानी भरते हैं और उनकी दिनचर्या चल पाती है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है और आप यहां देख सकते हैं कि लगातार जो हरियाणा की तरफ से पानी है वो दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में जा रहा है, छोड़ा गया है। लगातार ये सिलसिला जारी है। बावजूद इसके दिल्ली के अंदर जल संकट गहराया हुआ है। क्या वजह है, इसकी समीक्षा होना भी बहुत जरूरी है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे राहुल के इस्तीफे को वायनाड की जनता के साथ अन्याय बताया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रियंका गांधी को देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के इस फैसले से कई सवाल उठते हैं। उन्होंने वायनाड से ये बात छिपाई है कि वे रायबरेली से भी चुनाव लड़ने वाले थे। उन्होंने लोगों को धोखा दिया और अब जब उन्हें वायनाड के लोगों ने कुछ करने का मौका दिया तो वो अपने हाथ धो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं रायबरेली जा रहा हूं। Priyanka Gandhi has the right to contest from anywhere in the country, but there are many questions that arise from this decision of the Congress and in particular Rahul Gandhi. As you know, Rahul Gandhi was a sitting MP in Wayanad. The people of Wayanad elected him in 2019, gave him a 5-year mandate, and really very little he did in Wayanad. Even now people are poor, there is no jobs, there are no investments, there is no education or skilling opportunities in Wayanad. And during these elections he went for another mandate and he hid from them. He completely kept hidden from them the fact that he was also going to contest in Raebareli. He deceived them. And today, after they have in good faith supported him and given him one more chance to do something for the people, he is basically washing his hands and saying, look, I am going to Raebareli, tata, bye-bye. और बीजेपी नेता अनिल एंटनी ने राहुल गांधी के रायबरेली सीट बरकरार रखने और प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यों से परिवारवाद साफ झलकता है। राहुल गांधी का वायनाड सीट छोड़ना ये दिखता है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और सिर्फ अपने परिवार के लिए ही काम करती है। The Congress party, through each of its actions, it is showing very clearly that it is a party that is by a family, of a family and for a family. Rahul Gandhi, till the last moment, till the day of polling in Wayanad was over, hid from the people of Wayanad that he is standing in a second constituency. Then he went and stood in Raebareli, which was their old family bastion for a long time, which his mother left a few months back. Then she went to the Rajya Sabha. Now Mr. Rahul Gandhi has taken over that seat. And the seat which Rahul Gandhi gave up, now Priyanka Gandhi has taken over that seat.
So the Congress party, with all its actions, it is very clearly showing that it is only concerned with the interest of one family. और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौथे दिन की शुरुआत भारतीय वन्यजीव वृत्त चित्र और संरक्षण प्रयास विषय पर जाने माने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर अल्फोंस राय की मास्टर क्लास के साथ हुई। आपको यहाँ ये भी बता दें कि देश में वन्यजीव फिल्म निर्माताओं के लिए अपार इसमें संभावनाएं हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे मंच पर सरकार और फिल्म निर्माताओं के एक साथ आने से फिल्म से जुड़े तमाम मुद्दों का समाधान भी किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर अल्फोंस रॉय हमारे साथ में हैं। सर, आज आपने इन कॉन्वर्सेशन सेशन में बात किया मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, और आपने एक बात बताई कि जब आप नेचर में काम करते हैं तो आप बहुत नसीब वाले होते हैं, लेकिन ये नसीब की बात जो होती है बहुत चैलेंजेस के साथ आते हैं। क्या कहेंगे आप, सबसे मेजर चैलेंजेस क्या रहे हैं आपके और कैसे इसे एड्रेस किया जा सकता है? हर एक एरिया, जो भी एरिया आप काम करो उधर तो चैलेंज है। तो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग का जो चैलेंज अलग तो नहीं है, इधर भी चैलेंजेस है, बट लेकिन इस देश में पैदा हुआ तो यहाँ बहुत वाइल्ड लाइफ है। सबसे बढ़िया चीज़ जो है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट के साथ आपके सराउंडिंग में वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, दोनों इस देश में है। तो फिर खाली मौका मिलना है, कोशिश करेंगे तो 100% इधर काम कर सकते हैं। साथ ही मिफ की अगर हम बात करें तो इस बार भी एक वाइल्ड लाइफ पैकेज इन्होंने रखा हुआ है जहां पर सिलेक्टेड मूवीज जो वाइल्ड लाइफ से हैं वो दिखाई गई हैं। ओपनिंग सेरेमनी में भी उन्होंने सुबैया नेलामुथु को उन्होंने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर को पुरस्कार से नवाजा। इस बार काफी बड़ा थ्रस्ट है और बात भी कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। क्या मानते हैं आप मिफ के बारे में और कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ दैट इस एडिशन मिफ में नल्लमुथु को हॉनर किया, एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर को हॉनर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। बीते कई सालों से आंध्र प्रदेश बिना आधिकारिक पूर्ण राजधानी के ही काम कर रहा था, लेकिन अब जब राज्य में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन की भारी बहुमत की सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को प्रदेश की राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। इसके बाद अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी अमरावती ही होगी। लेकिन बीते कई सालों से अमरावती की चर्चा क्यों होती रही और क्यों पूर्व मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी ने इसे 3 कैपिटल फॉर्मूला दिया था? आखिर क्या है आंध्र प्रदेश की राजधानी का विवादास्पद मुद्दा जो बीते कई सालों से राज्य की राजनीति में छाया रहा है? क्या चाहते हैं यहाँ के किसान और क्या है यहाँ के जमीनी हालात? देखिए अमरावती से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। विजयवाड़ा से बमुश्किल 20 किलोमीटर दूर अमरावती आज अधूरी इमारतों, बंद पड़ी परियोजनाओं और सैकड़ों स्थानीय निवासियों, खासकर किसानों की धराशाही हो चुकी उम्मीदों का घर बन चुकी है। लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन की प्रचंड जीत और मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू के शपथ लेने के बाद अमरावती राजधानी शहर परियोजना आज एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गई है। शपथ लेने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की एकल राजधानी के तौर पर अमरावती को डेवलप करने की घोषणा कर दी है। साल 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और नए तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही आंध्र प्रदेश की राजधानी का विवादास्पद मुद्दा राज्य की राजनीति में छाया रहा है। साल 2014 से 2019 के बीच विभाजित राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने साल 2015 में अमरावती को राजधानी बनाया था। साल 2016 में नायडू ने अमरावती में 9 थीम सिटी और 27 टाउनशिप बनाने की घोषणा की थी। अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि ये राज्य के 2 बड़े अर्बन सेंटर विजयवाड़ा और गुंटूर के बीचों बीच स्थित है।
चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने उस वक्त अमरावती को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की घोषणा की और एपी कैपिटल डेवलपमेंट रीजन यानी APCDR के लैंड पूलिंग नीति के तहत शहर के आसपास के 29 गांव से इसके लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए उस वक्त गुंटूर और कृष्णा जिलों में पड़ने वाले गांवों से लगभग 33,000 एकड़ भूमि एकत्र की गई थी। 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती राजधानी की आधारशिला रखी गई और उस समारोह में पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया था। चंद्रबाबू नायडू को साल 2019 में झटका लगा जब टीडीपी ने सत्ता खो दी और वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSRCP ने राज्य में भारी जीत हासिल कर सरकार बनाई। सत्ता में आते ही जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती राजधानी शहर की योजना पर पानी फेर दिया और दिसंबर 2019 में 3 राजधानियों का एक नया फॉर्मूला दिया, जिसके मुताबिक विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। राजनीति के जानकारों के मुताबिक राज्य की एकल राजधानी की आधिकारिक घोषणा के बाद आज अमरावती के निर्माण को गति देना नई सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। Happy days are here again. Amaravati will start developing. Now again the alliance has come back. TDP and its allies have come to power. Let's hope for development in the near future. अब जब टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन भारी जीत के बाद राज्य में सरकार बना चुकी है, ऐसे में अमरावती को राज्य की एकल राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की प्रतिबद्धता नजर भी आने लगी है। Amaravati will be the single capital. At the same time, Vizag will be developed beyond expectations, not as capital but as a dream city, as a dream destination. Chandrababu Naidu garu, after the state was divided, he clearly mentioned that Amaravati is our capital. And we are standing behind that, and then we are going to develop Amaravati as a state capital. We made it clear here that for the capital is Amaravati is the capital for the state of Andhra Pradesh. राज्य की राजधानी बनाने के लिए अब तक अमरावती में 28,733 किसानों से जहां जमीनों को अधिग्रहित किया जा चुका है, वहीं इस पर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। Now it has again got back our golden days to us. Why? Because we are saying this in a pride of honor, because we got back our CM Chandrababu Naidu. The only leader who developed the Amravati is the Chandrababu Naidu. He will develop the Andhra Pradesh. We have confidence about the Chandrababu Naidu. अब जब राज्य में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया है, ऐसे में नई राजधानी में एक नया शहर बसाने की योजना है। इसमें सड़कें काफी चौड़ी होंगी, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, मेट्रो ट्रेनें होंगी, इसे ई-बसों, वाटर टैक्सी और साइकिलों के जरिए जोड़ने की भी योजना है। बहरहाल आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बंद पड़े सभी परियोजनाओं को जहां फिर से गति देने की सरकार की प्राथमिकता है, वहीं चंद्रबाबू नायडू का सपना राज्य की राजधानी अमरावती को दुनिया के 5 बड़े शहरों में शामिल करने का भी है। अब राज्य में जब चंद्रबाबू नायडू ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बना ली है, साथ ही राज्य की एकल राजधानी के तौर पर अमरावती को भी डेवलप करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में राज्य की एकल राजधानी के तौर पर अमरावती लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सत्या के साथ अमरेंद्र गुप्ता, अमरावती, आंध्र प्रदेश, डीडी न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।